Hey everyone, how are you all? Welcome to this channel with Wits। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेजर लिटरेरी पीरियड्स। ये आपके सेकेंड ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस में दिया हुआ है, जहां पर इसको आप मान सकते हो लिटरेरी पीरियड्स इन द सेंसेस ऑल द पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। आप इसको कह सकते हो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो वहीं से उठा के ये टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पर आप लोगों के लिए नया है, इसलिए लगता है कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, डोंट नो। बट फिलहाल आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन टॉपिक हियर। जो पहला टॉपिक है उसका नाम है रेनेसां। We'll understand what it is actually. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ रेनेसांस। इसको हम रेनेसा बोलते हैं, बट इट इज नॉट रेनेसा, इट इज रेनेसांस। ओके, नाउ विल सी द टाइम पीरियड। 1485 से लेके 1649 के बीच का जो पीरियड है उसे हम रेनेसांस कहते हैं। पर क्योंकि कोई भी पीरियड होता है, या हम कह सकते हैं कोई एरा या फिर कोई काल, युग, जिसको हिंदी में हम युग कहते हैं, वो युग सडन नहीं आता है, उसको चेंज होने में 50-100 ईयर्स लग जाते हैं। तो इस टाइम से पीरियड से पहले भी, लाइक अराउंड 1390 1380 ऑनवर्ड्स टू 1649 यानी कि लेट 17th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है, मीन्स 14th सेंचुरी टू द 17th सेंचुरी टाइम पीरियड जो है उसे आप रेनेसांस कहोगे, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पुनर्जागरण। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि रेनेसांस का इंग्लिश लिटरेचर में क्या योगदान है। मतलब पुनर्जागरण था, ये वर्ल्ड वाइड हुआ था। इफ यू नो अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पुनर्जागरण हुआ था, और ये पूरी दुनिया। अब उसका लिटरेचर के अंदर कैसे पुनर्जागरण आया उसे हम पढ़ेंगे मोर इम्पोर्टेंटली। तो एक तरह से सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली पुनर्जागरण को हम क्या मान सकते हैं। ये एक वो टाइम पीरियड है, ठीक है, काइंड ऑफ इवेंट बोल दो या एक टाइम पीरियड बोल दो, जो मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्य इतिहास ऑफ द वर्ल्ड एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इन दोनों के बीच के अंदर क्या करता है, क्लियर लाइन ड्रॉ करता है। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि ये जो दो पीरियड्स हैं, ओके, दिस रेनेसा इज मिडिवल और मॉडर्न के बीच का पीरियड है, जिसे हम रेनेसा कहेंगे। सो मॉडर्न स्टार्ट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी। यदि आपने इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ी होगी या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो 18th सेंचुरी से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो उससे पहले का, और जो मिडिवल हिस्ट्री है उसके बाद का। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे हम रेनेसांस कहते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट थिंग टू लर्न इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिजाबेथन पीरियड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेनेसा का पीरियड है उसे हम एलिजाबेथन पीरियड या फिर एज ऑफ शेक्सपियर कहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि 1574 जो है वो शेक्सपियर का बर्थ ईयर है, और ये टाइम पीरियड आप देखोगे तो कौन सी सेंचुरी है, 16th सेंचुरी। और 16th सेंचुरी जो रेनेसा का पीरियड है, इसलिए हम इसे एज ऑफ शेक्सपियर या फिर एलिजाबेथन पीरियड भी कहते हैं। रेनेसा का इम्पोर्टेंस कहाँ है कि इट ब्रॉट इनोवेशन टू इंग्लिश लिटरेचर। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नवीनीकरण, नयापन। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर रेनेसा जब आया तो वो उसने नयापन लेके आया उस लिटरेचर के अंदर। वो लिटरेचर जो कि अब तक ज्यादातर कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करता था, मिस्ट्री प्लेस जो कि रिलीजियस इन नेचर थे, है ना, दे वर मिस्टीरियस और रिलीजियस। क्योंकि इससे पहले जब पुनर्जागरण हुआ था, उससे पहले जो कह सकते हैं डिक्टेटरशिप थी, वो रिलीजन की हुआ करती थी, चर्च हुआ करते थे, पोप का सिस्टम चलता था। लेकिन बाद में चीजें चेंज हुई, ओके, और रिलीजियस से हटकर जो रेनेसां के जो राइटर्स थे, ऑथर्स, पोएट थे, उन्होंने इस रिलीजियस सिस्टम को, यानी कि रिलीजन बेस्ड राइटिंग ना लिख के सिक्योलर, है ना, सिक्योलर राइटिंग लिखी, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो उन्होंने सिक्योलर राइटिंग स्टार्ट की, दैट मीन्स किसी एक रिलीजन पर बेस्ड ना होके किसी भी रिलीजन, सभी रिलीजन्स को इंक्लूड करना। जैसे कि हमारे इंडिया में सिक्योलरिज्म, हर तरह के रिलीजन यहाँ पर रहते हैं, सेम वैसे ही सिक्योलर लिटरेचर स्टार्ट हुआ। शेक्सपियर के जो प्ले हैं, दे वर रिटन ड्यूरिंग द रेनेसा। जैसा कि हमने देखा कि उनका टाइम पीरियड ही वही है,
तो वो जो शेक्सपियर के प्ले थे वो बेसिकली कह सकते हो कॉमेंट्री थी। किसके ऊपर? कमेंट्री थी और रिफ्लेक्शन था ऑफ द रेनेसांस एम्फेसिस ऑफ ह्यूमैनिज्म। रेनेसा का ह्यूमैनिज्म पे, मानवता के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी कमेंट्री की है शेक्सपियर ने अपने प्लेज में। उसकी कमेंट्री की है अपने, उसको रिफ्लेक्ट किया है अपने प्लेज में। ओके, सो इट वाज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। अब से पहले चीजें मिस्टीरियस थी या जो भी थी, लेकिन अभी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था इनटू इंग्लिश लिटरेचर। एंड रेनेसांस इज ग्रेटली अप्लाइड टू द रिवाइवल ऑफ आर्ट्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस किस चीज का रेनेसा के थ्रू रिवाइवल हुआ। तो दैट वाज अबाउट द आर्ट्स, लिटरेचर, एजुकेशन इन यूरोप। किसके अंडर? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक एंड लैटिन। ओके, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनको आप थोड़ा ध्यान से देखें। यू डोंट नीड टू गो थ्रू इन वेरी डिटेल, क्योंकि यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे जो कि आप ठीक से लर्न कर सकते हैं। हाँ, रटने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि रेनेसा का ओरिजिन कहाँ होता है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, कहाँ से निकला है ये वर्ड और ये कह सकते हैं टर्म। तो रेनेसांस जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड रेनेसेंसिया, और उस वर्ड का मतलब होता है रीबर्थ, दैट मीन्स पुनर्जन्म। अब क्योंकि हमें पता है कि रेनेसा जो था वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? इटली में। यानी पुनर्जागरण जो होता है वो सबसे पहले इटली का पुनर्जागरण। यदि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो आप इसको जानोगे। सो रेनेसांस डिराइव फ्रॉम द इटालियन रेनेसेंसिया, दैट मीन्स रीबर्थ। नाउ द फ्रेंच हिस्टोरियन, एक फ्रेंच इतिहासकार है जिसका नाम है जूल्स मिशेल। उन्होंने रेनेसांस को पहली बार यूज किया, द फर्स्ट टाइम। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि पहली बार रेनेसा वर्ड किसने लिया? ही वॉज द फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिशेल। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि रेनेसा जो है वो उसकी एटिमोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि वो किस वर्ड से लिया गया, इटालियन, लैटिन, जो भी क्वेश्चन पूछे, इंग्लिश एंड ऑल। तो इट इज इटालियन वर्ड। और क्यों आप इसको रिलेट कर सकते हो? क्योंकि रेनेसा इटली से ही आया और उसका मतलब है रीबर्थ, पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म से ही बनता है पुनर्जागरण। इटली वॉज द क्रेडल। क्रेडल मतलब क्या होता है? जहां से कोई चीज पाल पोस कर बड़ी की जाती है। तो रेनेसा का पालन पोषण कहाँ हुआ है? इटली में, यानी कि इटली से निकल के आया है ये। और कब? 14th सेंचुरी। फिर इट स्प्रेड टू इंग्लैंड बाय 16th सेंचुरी एंड एंडेड इन द मिड 17th सेंचुरी। यानी कि इसका जो एक तरह से जर्नी देखें तो 14th सेंचुरी से इटली में स्टार्ट हुआ, वहां से शुरू हुआ, फिर इंग्लैंड में फैल गया 16th सेंचुरी में, और खत्म होते होते टाइम पीरियड आ गया 17th सेंचुरी, आधा 17 यानी 1650 और मोर। द टर्म ह्यूमैनिज्म स्प्रेंग फ्रॉम इट। इससे पहले ह्यूमैनिज्म, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर था तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ था ह्यूमैनिज्म को, ह्यूमैनिटी को। तो यहीं से ह्यूमैनिज्म वर्ड स्टार्ट हुआ, कहाँ से? रेनेसांस। ओके, देन विल सी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। पहले ही आप समझ चुके हो रेनेसा का जो मीनिंग है वो सेम है, रीबर्थ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बना है फ्रेंच हिस्टोरियन जिन्होंने इसका पहली बार वर्ड यूज किया। अब इसका मीनिंग हम देखेंगे, द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड एंड द डिस्कवरी ऑफ मैन बाय मैन। ओके, इन्होंने इसको मीनिंग दिया है कि रेनेसा का मतलब होता है दुनिया की खोज, ठीक है, और किसकी? इंसानों की खोज। एक आदमी की खोज किसके द्वारा? आदमी के द्वारा। इंसानों की, इंसानों के द्वारा खोज, या फिर डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें रेनेसा का मतलब, तो ये एक तरह से साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन था विच टुक प्लेस इन यूरोपियन सोसाइटी, काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल, ओके, मनोवैज्ञानिक रिवॉल्यूशन था। ओके, Renaissance is sometimes known as the revival of learning as well, क्योंकि हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो लर्निंग का रिवाइवल भी यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर रेनेसा जो था उसका क्या इफेक्ट रहा। एक कोटेशन दी गई है, नाउ ही लुक्ड इनवर्ड इनटू हिज ओन सोल। ही कौन? मैन। ओके,
seeking the meaning of experience in term of his free individuality. ओके तो ये कोटेशन रेनेसा को एक्सप्लेन करते हुए इंग्लिश लिटरेचर के फॉर्म में दी गई है. The Renaissance brought about a new spirit in English literature in all its aspects. Very simple. The age of Shakespeare was the era of Renaissance in England. दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. Age of Shakespeare से related, era of Renaissance, both are same. It was an important movement that illuminated the whole English literature. एक ऐसा movement था जिसने पूरे English literature को बदल दिया था. Classical language and learning were popularized. ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज पॉपुलर. एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन जो है एज, उसको हम क्लासिकल एज भी बोलते हैं, तो वो फेमस हुई. पैराडाइज लॉस्ट, यदि आपने सुना हो, मिल्टन, इज द लास्ट ग्रेट ट्रम्प ऑफ द रेनेसांस. द थर्स्ट ऑफ क्लासिकल लर्निंग आल्सो गेव अ न्यू इम्पेटस टू लिटरेचर. ऑल द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो रेनेसांस जो है हम कह सकते हैं कि लिटरेचर को पूरी तरह इसने बदल दिया था इस पीरियड में. क्लासिकल लिटरेचर आ गया था. ओके, जो थीम हुआ करती थी राइटिंग की वो भी कंप्लीटली चेंज हो गई. अब हम देखते हैं कि लिटरेचर में वन बाय वन सबसे पहले देते हैं ड्रामा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो यदि हम ड्रामा की बात करें तो कह सकते हैं कि जो मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी का जो ड्रामा था, ओके, लाइक अराउंड 1550 और समवेयर, उस ड्रामा को इसने इफेक्ट किया. ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्रामा बिकम मोर सिक्योलराइज, मतलब नॉट बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर रिलीजन. जैसा हमने देखा कि पहले रिलीजियस बेस्ड ड्रामा हुआ करते थे, लेकिन अब सिक्योलराइज्ड हुए हैं जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन पर बेस्ड नहीं होते थे. एंड रीज क्राउनिंग ग्लोरी इन द हैंड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स. तो यूनिवर्सिटी विट्स के हाथों में जो ड्रामा लिखने का स्टाइल है वो बहुत ही हाई हो गया था, लाइक रीज ऑन अ हायर ग्लोरी. तो अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स यदि हम मार्लोई की बात करें तो उन्हें कहा जाता था द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां. क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि रेनेसां का ट्रू चाइल्ड किसे कहा गया, तो दैट वाज क्रिस्टोफर मार्लोई. द हीरोज इन हिज प्ले शो एन इनफिनिट डिजायर फॉर नॉलेज, वेल्थ एंड पावर. जो हीरो वो अपने ड्रामा में यूज करते थे मार्लोई, वो क्या होते थे, उनके अंदर एक डिजायर होती थी नॉलेज की, वेल्थ की और पावर. ओके, तो दिस वाज अबाउट द स्टाइल, द बैकग्राउंड. ओके, जैसा हमने देखा कि नॉलेज, इंटेलेक्चुअल लर्निंग को इम्पोर्टेंस दी जाती थी. फिर हम बात करेंगे शेक्सपियर. उन्होंने क्या किया, ऑल द फॉर्म्स ऑफ ड्रामा को इंट्रोड्यूस किया. कौन कौन से फॉर्म, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज. सो ही इंट्रोड्यूस ऑल द three forms of drama. Question can come that what are the forms of dramas. He wrote historical and romantic plays. His greatest achievement was the field of tragedy. बहुत सारी ट्रेजेडीज इन्होंने लिखी है जिनको कि आप टिप्स पर काउंट कर सकते हो. फिर आते हैं बेन जॉनसन. He introduced a new kind of drama known as comedy of humor. In his plays, the social evils and lust for money are shown that found in the English society. उस सोसाइटी के अंदर जो पाया गया था अर्लियर, सोशल इविल एंड लस्ट फॉर मनी, मनी के लिए, पैसे पैसे, वो सब इन्होंने अपनी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में बेन जॉनसन ने रिफ्लेक्ट किया है थ्रू हिज ड्रामा. क्लियर? देन वी विल सी, एक टर्म आई थी अभी, यूनिवर्सिटी विट्स. एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे, ये क्या है. और हिस्ट्री यदि आप पढ़ते हो इंग्लिश लिटरेचर की तो इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज तो होना बहुत जरूरी. तो यूनिवर्सिटी विट्स एक फ्रेज दी गई है एक तरह के लोगों के ग्रुप को, और ये कब का है, लेट 16th सेंचुरी के इंग्लिश प्ले राइट्स जो कि ड्रामा लिखते थे, प्ले लिखते थे. और क्यों इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहते थे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज में पढ़े थे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स थे ये, है ना. और ये पॉपुलर सिक्योलर राइटर्स थे, यानी कि किसी धर्म पर लिखते नहीं थे ये, इनका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था जिनके ऊपर ये लिखे. ठीक है, तो बेसिकली उन्हें हमने हिस्ट्री में, लिटरेचर की हिस्ट्री में कहा है यूनिवर्सिटी विट्स. अब इस यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन थे, मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं. क्रिस्टोफर मार्लोवे, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश. दे वर फ्रॉम कैम्ब्रिज. ये तीनों दोस्त कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, क्रिस्टोफर मार्लोवे, रॉबर्ट ग्रीन एंड
थॉमस नैश। जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील, ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। और इसके अलावा एक और थे थॉमस के, वो दोनों यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ते थे, लेकिन फिर भी इनको यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट करते थे, वो भी इनके ग्रुप में काउंट होते। ओके, तो दिस वाज अबाउट द यूनिवर्सिटी विट्स। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको एक चीज लर्न करनी है, इनके नाम बस। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन यूनिवर्सिटी विट्स में से नहीं है या है। इसके बाद देखते हैं पोएट्री के ऊपर। पोएट्री भी लिटरेचर का ही पार्ट है, तो पोएट्री के ऊपर इसका क्या इफेक्ट रहता है। वाइट, सरे, स्पेंसर, सिडनी एंड शेक्सपियर, ये लोग थे जो कि उस टाइम के फेमस पोएट हैं। सर थॉमस वाइट एंड द अर्ल ऑफ सरे, दीज वर द पायनियर्स ऑफ द न्यू पोएट्री इन इंग्लैंड। ओके, ये दो जो थे, ये कह सकते हो कि सबसे बेस्ट उस टाइम। They both gave English poetry a new sense of grace, dignity, and harmony. They did their best to imitate Italian Renaissance, क्योंकि वो इटालियन रेनेसा को इमिटेट करने में, उसको उसकी नकल करने में ये बेस्ट थे। वाइट जो है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, अब हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पेट्रार्क, सबसे पहले हम सोनेट पढ़ते हैं, पेट्रार्कन सोनेट्स। तो जो वायर थे, इन्होंने सबसे पहले सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जो उनके सोनेट्स थे वो रेगुलर आयम्बिक पेंटामीटर में नहीं हुआ करते थे, पर फिर भी उनकी जो पोइट हुआ करती थी, पोएम हुआ करती थी, उनके अंदर सेंस ऑफ डिसिप्लिन है ना, इन द फॉर्म ऑफ सोनेट वी हैव सीन। ओके, अकॉर्डिंग टू डेविड डैचेस, while sonnets represent one of the most interesting movements toward metrical discipline found in English literary history. तो क्वेश्चन बन सकता है कि सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, वो थे सर थॉमस वाइट। ओके, देन the next thing is Surrey. This is not Surrey, it is Surrey's. Surrey's works are characterized by exquisite grace and tenderness. He was a better craftsman and gives greater harmony to his poetry. बहुत अच्छी कविता इन्होंने लिखी है। Surrey employed blank verse. इनका बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक वर्ड्स को लेके आई, ठीक है, विद द ट्रांसलेशन ऑफ द 4th बुक ऑफ द एंड। ये जो बुक है द एंड, इस बुक के अंदर इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया या ब्लैंक वर्ड्स यूज किया। और एग्जाम्पल देखें हम उस टाइम पीरियड के, तो शेक्सपियर के 154 सॉनेट्स, सिडनीज एस्ट्रोफल एंड स्टेला, स्पेंसर अमॉर्टी, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, दीज ऑल आर फ्रॉम रेनेसांस। ओके, क्वेश्चंस बन सकते हैं यहीं से कि इनमें से कौन सी पोएम किसकी है, कौन सा वर्क किसका है एंड ऑल, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम प्रोज के ऊपर इम्पैक्ट देते हैं, तो जो इटालियन रेनेसा की जो हवा थी, it brought the seeds of the novel in English literature. इंग्लिश लिटरेचर के अंदर नॉवेल्स कहाँ से आए? इटालियन विंड्स, यानी कि इटालियन रेनेसा से, इटली से आए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर्स हु एग्जिबिट वेल द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेनेसा ऑन इंग्लिश प्रोज आर एरास्मस, सर थॉमस मोर, लिली एंड सिडनी। इन लोगों ने नॉवेल को, यानी कि प्रोज को, प्रोज के अंदर, इंग्लिश प्रोज के अंदर रेनेसा को इंट्रोड्यूस किया या उनको लेके आया। इन द 15th century द प्रोज राइटिंग ऑफ बेकन, यदि आपने फ्रांसिस बेकन पढ़ा है, he was the true spirit of the Renaissance. He was having the true spirit of Renaissance in his writing. He is called the father of English essays. Okay, father of English essays. His essays provided the best worldly wisdom in the era of Renaissance. उसके जो essays हुआ करते थे वो क्या थे? Best worldly wisdom. आपने देखा intellectual essay था बेकन का, if you remember, of studies. So you can see, आप उसको पढ़ के देख सकते हो कि उस टाइम पीरियड का बेस्ट एक ऐसे था जो कि एजुकेशन या फिर आप कह सकते हो विजडम को कैरी करता। और एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे, सर थॉमस मोर, यूटोपिया, इरास्मस, प्रेज एंड फॉली। क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से यूटोपिया किसका है, ये किसका है एंड ऑल, तो आपको ये सारे नेम्स पता होना चाहिए, तुक्के नहीं मारने हैं। कुछ कुछ आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, बाकी हम करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। फिर हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की, मोटा मोटा हम देख लेते हैं।
He was the greatest writer of the era, born in 1564. Sorry, मैंने I think पहले 1574 बताया. He is 1564. He was an actor and a poet, but is best known for his plays. He also wrote tragedies and comedies, and Shakespeare became one of the most well-known playwrights in England. उनके बहुत ही अच्छे वाले जो नॉवल या प्ले कह सकते हो जिनके बारे में वो जाने जाते हैं वो है हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट एंड हेनरी फिफ्थ. ओके, सो जस्ट लर्न ऑल दीज वेरी इजी. इसके बाद है निकोला मैकियावेली. इनके बारे में एक अलग बात ये है कि वैसे तो देखा जाए कि ये रेनेसां टाइम के ही पोएट है. Machiavelli was a diplomat in Florence. He was a diplomat who tried to answer how could a ruler guarantee that he would stay in power by writing The Prince in 1513. 1513 में उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम था द प्रिंस, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक रूलर जो है यानी एक राजा वो कैसे अपने आप को पावर में रख सकता है. ओके, तो उसके बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई. उसने कहा कि पीपल वर ग्रीडी एंड सेल्फ सेंटर्ड. उसने ये कहा कि लोग जो हैं वो क्या है, ग्रीडी और सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब ही है. और उन्होंने आर्ग्यू किया कि रूलर शुड नॉट बी गुड. रूलर को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा नहीं होना चाहिए दैट रूलर शुड लाइक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, एंड ही शुड डू वॉट एवर इज नेसेसरी टू कीप पावर एंड प्रोटेक्ट देयर सिटी. अपनी सिटी को बचाने के लिए, अपने आप को पावर में रहने के लिए, पोजीशन में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकता है. यदि उसे करना है तो वो करे, इंक्लूडिंग किलिंग. यदि उसे किसी को मारना है तो मारे, झूठ बोलना है तो झूठ बोले. इसी वजह से जब हम कभी किसी मैकियावेलियन किसी को यदि ये कहा जाता है कि यू आर वेरी लाइक यू आर लाइक अ मैकियावेलियन या यू आर मैकियावेलियन, तो उसका मतलब माना जाता है कि तुम बहुत चालाक हो, ओके, और या फिर तुम अच्छे नहीं हो. तो ये ऐसी इनकी छवि जो है इंग्लिश लिटरेचर में वो बनती है. ऑल्दो इट्स नॉट अ नेगेटिव पॉइंट वी कैन सी, बट स्टिल. इसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस्को पेट्रार्क. जिस he was a poet and a scholar that lived in the 1300s. Like हमने देखा 14th century. He was known for his Italian poetry. He was a poet, Italian poet. वो अपनी इटालियन पोइट्री के लिए फेमस थे और उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी जैसे कि कैंजोनिया एंड द ट्री ऑफ इट. ही वाज आल्सो अ वेरी enthusiastic Latin scholar and wrote most of his poem in his language, in this language. In Latin language में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है. 1374 में उनकी डेथ हो गई थी, but he would influence later writers such as Boccaccio and Shakespeare. तो जो बाकी के लोग हैं, जैसे आपने पेट्रार्कन सोनेट पढ़ा होगा या पेट्रार्क, तो वो he was the same, like इससे बाकी लोग काफी इन्फ्लुएंस हुए. Then we have Dante Alighieri. Dante Alighieri जो थे, he often simplify refer to as Dante. उनको हम सिंपली दांते भी कहते थे. वो भी एक इटालियन पोएट थे और ये रेनेसां टाइम पीरियड के ही पोएट है. इनका फेमस जो राइटिंग है वो है द डिवाइन कॉमेडी. ये बहुत ज्यादा फेमस है and is often considered the greatest literary work in Italian language. Okay, so Dante, Petrarch and Boccaccio are often considered the best Italian writers in history. ये सारे Italian writers हैं, but ये क्योंकि रेनेसां पीरियड से बिलोंग करते हैं और इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें इनको पढ़ना जरूरी है. He often wrote his poems in the Italian vernacular. Vernacular मतलब वहाँ की पर्टिकुलर लैंग्वेज, यानी कि इटालियन लैंग्वेज में लिखते थे, ना कि लैटिन में. और जिसकी वजह से लेटर लिटरेरी डेवलपमेंट ऑल ओवर यूरोप, लाइक उसका इन्फ्लुएंस लिटरेरी डेवलपमेंट में रहा. तो ये थे हमारे दान. अब हम देखेंगे वन मोर ओनली, एंड ही वाज जॉफ्री चॉसर. जॉफ्री चॉसर जो है इसको हम सिंपली चॉसर ही कहते हैं. इज अ फेमस इटालियन राइटर अगेन, और इन्होंने इंग्लिश में लिखा है ना कि इटालियन. वो अपनी एक बुक के लिए पहचाने जाते हैं, द कैंटरबरी टेल्स और द बुक ऑफ द डचेस एंड द हाउस ऑफ फेम. इन सब के लिए ये जाने जाते हैं, मोस्टली द कैंटरबरी टेल्स. ही इज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द डेवलपिंग इन डेवलपिंग द इंग्लिश वर्नाकुलर वी यूज टुडे. आज जो हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं उसको डेवलप करने में
इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि हम बात करें शेक्सपियर, तो आपने देखा होगा कि आर्केक इंग्लिश यूज करते हैं, लाइक दाई एंड ऑल। पर ये जो आज हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसको यूज करते थे। उनकी राइटिंग के अंदर बेसिकली हम कह सकते हैं उनकी राइटिंग जो है इज द एंसेस्टर ऑफ टुडेज एवरीडे इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये है हमारे जॉफ्री चौसर। देन वी हैव सम एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे 2-3 ऐड किए ये बताने के लिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड रेनेसा बिगिन? रेनेसांस जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी। तो दीज ऑल आर रॉन्ग। इटली से हुई है, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि जो हु इज कंसिडर्ड एज द मॉडल ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द रेनेसा? तो रेनेसा का जो मॉडल था वो कौन थे, किसको फॉलो कर रहे थे? देवर रोमन एंड ग्रीक। ओके, क्लियर? देन विल हैव वन मोर क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स पे। द वर्ड रेनेसा मीन्स क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। द रीबर्थ ऑफ लर्निंग और नॉलेज, रीडिंग ऑफ बुक्स, द टाइम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड द स्टडी ऑफ आर्ट। तो क्या है रेनेसांस? ये आपने यदि वीडियो ठीक से देखा है तो डेफिनेटली आप इसका रिप्लाई दे पाएंगे। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं, हु लॉस्ट द मोस्ट पावर ड्यूरिंग द रेनेसा? किसने रेनेसा के टाइम में अपनी पावर खो दी थी? तो आपको पता होगा कि पहले चर्च की पावर होती थी, यानी कैथोलिक चर्च, जो फिनिश हो गया था, यानी कि रिलीजियस पर्टिकुलर बीइंग रिलीजन वाज नॉट देयर एनीमोर, बल्कि सेक्युलर स्टार्ट हो गया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। So this way we have seen complete renaissance and I hope I have covered everything. कोशिश की है कि मैं सब कुछ आपके सामने लेके आऊं, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट गया होगा। उसे हम विद with some of the MCQs and test series will try that we should cover all of them. ठीक है, तो प्रैक्टिस के साथ डेफिनेटली will be become more perfect. Okay, so thank you so much for watching this video and we'll meeting in the next video with another topic. Okay, thank you.